नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है, जिससे UGC नेट के एग्ज़ाम में सफलता हासिल करें। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से सप्ताह के 3 दिन UGC नेट पेपर 1 और सप्ताह के 3 दिन मैं ज्योग्राफी पेपर को लेकर आता हूं। इस चैनल में UGC नेट के अलावे भूगोल विषय से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उत्तम और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं, जिससे भूगोल विषय में उससे जुड़ी समस्याओं को समाधान हो पाए। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है UGC नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के टीचिंग मेथड से रिलेटेड। यह वीडियो आप लोगों का टीचिंग मेथड का पार्ट 1 वीडियो है। इसे पार्ट 2 में मैं पुनः लेकर आऊँगा, जिसके सहारे इस टीचिंग मेथड को पूरा कवर किया जा सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं यह 100% दावा कर सकता हूं कि आने वाले UGC नेट के एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर भी करें, ताकि इसमें जुड़कर UGC नेट की एग्ज़ाम में सफलता हासिल करें अधिक से अधिक विद्यार्थी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, टीचिंग मेथड अर्थात शिक्षण की विधियाँ। एक शिक्षक किन किन विधियों के माध्यम से शिक्षण का कार्य करवाता है, उन सभी को हम जानेंगे और उन्हीं के सहारे आज का हमारा विधि अर्थात मेथड को भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात हमारा यह निकल कर आता है कि शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाय का प्याला मात्र नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि टीचिंग अर्थात ज्ञान को बांटना हर एक व्यक्ति के लिए सफल कार्य नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हो, नए नए उनके पास खोजने की उत्तम विधि हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह एक उत्तम अध्यापन कार्य भी करा सकता है। क्योंकि दोस्तों, एक उत्तम अध्यापक अर्थात एक उत्तम शिक्षक तभी वह बन पाता है जब वह अपने छात्रों को नित्य नए नए विषयों के बारे में प्रशिक्षण के माध्यम से अपने शिक्षण में असातित वृद्धि कर उसे स्टूडेंट तक अर्थात विद्यार्थी तक, अधिगमकर्ता तक पहुंचाता है। इन शिक्षण विधियों का जो संबंध की बात अगर हम करें तो विषय वस्तु की प्रकृति, उसकी जटिलता और उससे संप्रेषित करने की प्रणाली से होता है। अर्थात एक शिक्षण की विधियां उस अवस्था में विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, विषय वस्तु की जटिलता कहाँ तक है, कठोरता कहाँ तक है, वह औपचारिक रूप से सटीक होता है या अनौपचारिक रूप से, साथ ही साथ उसे हम किस प्रकार विद्यार्थियों तक पहुँचा रहे हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ एक टीचर के लिए, एक शिक्षक के लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि कौन से उपयुक्त विधि का चयन करें और उसका उचित उपयोग कैसे करें। ये दोनों ही गुण शिक्षक के गुणों और योग्यताओं पर निर्भर करता है। एक शिक्षक विधि का प्रयोग तभी कर पाता है जब उसके गुण और योग्यता उसके बराबर हों। अगर हम शिक्षण विधि के अर्थ का बात करें तो यह एक ऐसी प्रणाली है या ढंग है जिसके द्वारा शिक्षक अपने विषय वस्तु को छात्रों तक संप्रेषित करवाते हैं अर्थात पहुंचाते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें A1 लाइनर में, तो हमारा यह बात निकल कर आता है कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अत्यधिक विद्वान हो तो वह एक उत्तम अध्यापक होगा। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति अत्यधिक विद्वान हो तो वह एक उत्तम अध्यापक होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि कम जानने वाला व्यक्ति भी, ध्यान दीजिएगा, कम जानने वाला व्यक्ति भी जब अधिक से अधिक प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से वह उत्तम अध्यापक बन सकता है और उन्हीं ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षण में अपनी विधियों का, अपने समय का सदुपयोग करके उसको उपयुक्त जगह पर लागू कर सकता है। यह हमारा शिक्षण विधि कहलाता है। अब आते हैं हम
शिक्षण विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को लेकर। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और उन्हीं बातों के आधार पर अर्थात उन्हीं विशेषताओं के आधार पर यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछी है। उसी को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों के लिए कुछ विशेष बातों को भी लेकर आया हूँ शिक्षण विधि से संबंधित। पहला बात है कि शिक्षण के संबंध में व्यक्ति के व्यक्तित्व और योग्यता के साथ उनका संबंध होना आवश्यक है। अर्थात जो व्यक्ति शिक्षण का कार्य करवा रहा है उसकी योग्यता क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका चरित्र क्या है। साथ ही साथ एक व्यक्ति में जितनी अधिक मौलिक क्षमताएं होंगी तथा उनके प्रयोग की जानकारी होंगी वह उतना ही अधिक प्रभावी शिक्षण कर पाने में सफल सिद्ध होगा। एक शिक्षक के लिए जो प्रभावी शिक्षण विधियाँ अथवा गुण होंगे यह गुण अन्य अध्यापकों के लिए तथा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त रहेंगे। अब आते हैं हम कि शिक्षण विधि में मुख्य उद्देश्य किन किन बातों पर निर्भर है। तो शिक्षण विधि में सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जिन उद्देश्यों के लिए शिक्षण ग्रहण कर रहा है विद्यार्थी सीख रहा है उस उद्देश्यों को पूरा करने वाला हो तभी हमारा शिक्षण विधि उपयुक्त होता है। दूसरा बात आता है शिक्षण विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाला हो अर्थात वैज्ञानिक विधि से कार्य करने और प्रशिक्षण देने वाला हो तभी वह शिक्षण विधि सार्थक होता है, कारगर होता है। साथ ही साथ शिक्षण विधि वैज्ञानिक होनी चाहिए अर्थात वैज्ञानिकता का पालन करना चाहिए अर्थात एक निश्चित योग्यता, एक निश्चित स्तर और रुचि तथा आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं कि यदि हम क्लास 10th तक के विद्यार्थियों को शिक्षण करवा रहे हैं, उसे ज्ञान दिला रहे हैं, तो उनकी योग्यता, उनकी स्तर, उनकी रुचि और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उनको शिक्षण विधि का प्रयोग करवाना पड़ेगा। यदि हम किसी मास्टर्स के विद्यार्थियों को क्लास करवा रहे हैं उस अवस्था में उसकी योग्यता, रुचि, अवस्था और आवश्यकताओं को देखकर हमें शिक्षण विधि का पालन करना होगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें शिक्षण विधि की तो सजीव वातावरण बनाने में सहायक होनी चाहिए अर्थात जब भी हम शिक्षण करा रहे हैं उस अवस्था में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य आपसी तालमेल सही होनी चाहिए ताकि यह प्रतीत हो कि हम कक्षा का संप्रेषण हमारा अच्छा हो तभी हमारा शिक्षण अच्छा होगा अर्थात सजीव बना रहेगा। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक विधि हो जो विद्यार्थियों के अंतःक्रिया की अधिकाधिक अवसर देने वाले और उत्साहवर्धन होने वाली हो। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जब शिक्षक क्लास में शिक्षण करवाते हैं उस अवस्था में विद्यार्थियों में खुलापन होना चाहिए, वो आसानी से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, तभी वह सजीव वातावरण का उदाहरण होगा। करके सीखने के सिद्धांत अर्थात क्रियाशीलता पर आधारित होनी चाहिए जिसे हम खेल मेथड में ह्यूरिस्टिक्स विधि भी कहते हैं। विद्यार्थी तभी सीखेंगे जब वह करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देंगे अर्थात एक शिक्षक उतनी सारी क्रियाविधियों के आधार पर अपने क्रियाशीलता के आधार पर विद्यार्थियों में ऐसे ज्ञान का सृजन करे जिससे वो खुद कोई भी विषय की चर्चा कर सके और सीख सके। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो करके सीखने का सिद्धांत है यहाँ से यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा है जो आने वाले दिनों में भी प्रश्न बनने की संभावना है। साथ ही हमारा जो शिक्षण विधि होंगी वह कम समय लेने वाली और प्रभावी इफेक्टिव होनी चाहिए। शिक्षण विधि में व्यवहारिकता होनी चाहिए, उसे आसानी से प्रयोग में लाया जा सके अर्थात ऐसी विधि का प्रयोग होना चाहिए जिसे हम आसानी से प्रयोग में लाएं और करके सीख सकें, तभी हमारा शिक्षण विधि उपयुक्त होगा। शिक्षण विधि में गतिशीलता भी होनी चाहिए, न कि शिक्षण विधि स्थिर होनी चाहिए। शिक्षण विधि हमेशा गतिशील होनी चाहिए, इसमें हमेशा बदलाव किया जा सके, न कि यह अस्थिर हो जाए, ये स्थिर नहीं होनी चाहिए।
शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक गुणों का विकास करने वाली अर्थात सर्वांगीण विकास का अवसर देने वाली विधि होनी चाहिए। संपूर्ण विकास जब तक होगा तभी हमारा शिक्षण का उपयुक्त विधि होगा। अगर हम शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ और एक बात ध्यान देने योग्य है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास करना, अर्थात विद्यार्थियों में संपूर्ण विकास करना। वह किसी भी वातावरण में रहे, उनका चरित्र, उनका अनुशासन, वो संपूर्ण विकास के माध्यम से एक उच्च श्रेणी में पहुँचे, अर्थात उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक गुणों को आधार मिले, जिससे वो आगे बढ़कर अपने ज्ञान के विकास प्रकाश को संपूर्ण जगत में फैला सके। तभी वह जो है हमारा शिक्षण विधि पर्याप्त है, शिक्षण विधि उत्तम है। साथ ही साथ सहायक सामग्री का जो माध्यम है, जिसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं, और टीचिंग एड्स भी हमारा जो है सामग्री जो हमारा है उनका भी कहीं ना कहीं सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, जिसको आसानी से प्रयोग में लाया जा सके। साथ ही विद्यार्थी पॉइंट नंबर 11 को जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि विद्यार्थियों को रटने से दूर करने वाली, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी रखने नहीं रटने से दूर करने वाली हो। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है कि विद्यार्थियों को रटने से दूर करने वाली हो, यानी कि ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग हो जिससे विद्यार्थी आसानी से सीख सके और वह आसानी से उसका प्रयोग कर सके, उसे रटने से दूर करने वाली हो, तभी हमारा क्या है शिक्षण विधि स्पष्ट हो पाता है। अब आते हैं कि शिक्षण विधि के प्रकार कितने हैं। तो मूल रूप से शिक्षण विधि को उनकी प्रकृति के आधार पर, उनकी विशेषता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक हमारा है शिक्षक केंद्रित विधि, दूसरा हमारा है छात्र केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित विधि में शिक्षक हमारे केंद्र पर होते हैं, छात्र केंद्रित विधि में छात्र हमारे केंद्र पर होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शिक्षक केंद्रित विधि का विस्तृत विवरण मिलेगा। शिक्षक केंद्रित विधि व्याख्यात्मक प्रकार का होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधि जहाँ पर शिक्षक सर्वसिद्ध व्यक्ति की तरह जटिल संप्रत्ययों का व्याख्या करता है, यानी कि शिक्षक ही हमारा सर्वोपरि है। शिक्षक उसे व्याख्या के आधार पर उसका वर्णन करते हैं। इसमें क्या है कि छात्र एक शांत श्रोतागण की भांति स्थिर बैठे रहते हैं, यानी कि छात्र जो हमारे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो अधिगम करता है शिक्षक केंद्रित विधि में, सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बने रहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें छात्र मुख्य दर्शक बने रहते हैं। तो हमारा शिक्षक केंद्रित विधि में छात्र जो है मुख्य दर्शक बने रहते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों की छात्रों की सहभागिता केवल प्रश्न पूछने, उनके उत्तर प्रस्तुत करने तक ही सीमित रहती है। और यह जो विधि है शिक्षक केंद्रित, यह औपचारिक और कठोर विधि है। इसमें शिक्षक काफ़ी गतिशील होते हैं। शिक्षक गतिशीलता की पहचान है जो शिक्षक केंद्रित विधि में प्रयोग हो पाता है, स्पष्टीकरण हो पाता है। इनमें 3 पॉइंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला है कि एक शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु को जानकारी प्रदान कराना है कि हमारा विषय वस्तु क्या है। दूसरा है कि कैसे याद करना है विषय वस्तु को, यह भी ध्यान दिलाना है। और पुनः उनकी सूचनाओं को, जो सूचना उनको बार बार दिया जाना चाहिए, उन्हें दिया जाता है इस शिक्षक केंद्रित विधि से। शिक्षक केंद्रित विधि को पुनः हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, जिनका विवरण भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में हमारे प्रीवियस प्रश्न पत्र में हमारा क्या है कि इन 5 विधियों में से व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्या प्रदर्शनी विधि और ऐतिहासिक विधि से हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो इन विधियों को भी याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित विधि एक ऐसा विधि है जिसमें शिक्षक ही सर्वोपरि हो जाता है। छात्र सिर्फ और सिर्फ कठोर अनुशासन के नियमों का पालन करते हैं और यह एक परंपरागत शिक्षण विधि भी है। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक केंद्रित विधि जो है परंपरागत केंद्रित विधि भी है, जिनको हम प्राचीन काल से ही महसूस करते आए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधि में पहला जो विधि हमारा व्याख्यान विधि, वह किस प्रकार योग्य है। पहली बात है कि व्याख्यान विधि में यह उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग होती हैं, अर्थात यह एक उत्तम विधि है जो उच्च कक्षाओं में विशेषकर प्रयोग किया जाता है। हायर एजुकेशन में इनका प्रयोग होता है, जैसे कि हम मास्टर्स कर रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, या फिर
एमफिल कर रहे हैं, जैसे हायर एजुकेशन में जो है हमारा उच्च कक्षाओं में व्याख्यान विधि या फिर भाषण विधि भी इसको कहा जाता है, भाषण विधि का प्रयोग होता है। यह विधि केवल शिक्षक के प्रभुत्व का परिचायक है, अर्थात इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही सर्वोपरि होता है, इसीलिए इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक सक्रिय रहता है और यह शिक्षक के प्रभुत्व का भी परिचायक है। आगे देखते हैं, विद्यार्थी अर्थात अधिगमकर्ता इसमें निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि इसमें वह श्रोतागण होते हैं, कक्षा में सिर्फ सुनते हैं और जब उब जाते हैं तो वह अरोचकता का विभिन्न मुद्राओं में अपना परिचय देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा हायर एजुकेशन में लेक्चर देने का टाइमिंग 45 मिनट्स है, जब हमारे कोई शिक्षक 45 मिनट्स से ज़्यादा लेक्चर देते हैं तो हम सभी विद्यार्थी क्या करते हैं कि उस अवस्था में उब जाते हैं और अपने अपने अरोचकता का प्रदर्शन करने लगते हैं। शिक्षक छात्रों के बौद्धिक शक्ति और उनके क्षमताओं में अनभिज्ञ बना रहता है, अर्थात कह सकते हैं कि जब एक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं अर्थात क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस अवस्था में एक शिक्षक के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विद्यार्थी के गुणों को जाने और पहचाने, उनकी बाहरी दुनिया के विशेषताओं को भी पहचाने, तभी उनका शिक्षक का जो शिक्षण प्रक्रिया है उत्तम ढंग से हो पाता है। तो व्याख्या विधि में अर्थात व्याख्यान विधि में, भाषण विधि में, हायर एजुकेशन में हमारा बौद्धिक शक्ति और क्षमताओं से अनभिज्ञ बना रहता है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक का ध्यान सिर्फ भाषण देने में और व्याख्यान देने में ही लगा रहता है। इसमें विधि प्राचीन है और कम खर्चीला विधि है, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे विद्यालय से लेकर छोटी कक्षाओं में भी इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अब आते हैं हम दूसरे विधि, व्याख्या प्रदर्शनी विधि में। इस विधि को अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक पक्षीय प्रक्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। व्याख्यान विधि का अगर हम सिर्फ बात करें, ध्यान दीजिएगा कि व्याख्या प्रदर्शनी का भी हम बात नहीं कर रहे हैं, व्याख्यान विधि का पहले इसमें बात कर रहे हैं, जो एक पक्षीय प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि छात्रों के हितों का बलिदान दिया जाता है। इसमें छात्र हमारा सर्वोपरि नहीं है, लेकिन जब प्रदर्शनी विधि इसमें ऐड हो गया है, जब इसमें व्याख्या प्रदर्शनी का बात आ जाता है, तो इसमें छात्र और शिक्षक मिलकर काम करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है। छात्र और शिक्षक हमारा क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। इसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी होती है, अर्थात हमारे प्रश्न ऐसे बनेंगे कि किस अवस्था में शिक्षण प्रभावी होती है, तो हम कह सकते हैं कि जब व्याख्या प्रदर्शनी विधि के माध्यम से शिक्षण के कार्य हो, तब हमारा शिक्षण प्रभावी होता है। अर्थात एक क्लासरूम कम्युनिकेशन तभी प्रभावी होता है जब शिक्षक और छात्र मिलकर कार्य करते हैं। इसमें शिक्षक प्रयोग और प्रदर्शन दोनों संयुक्त और प्रभावी ढंग से प्रयोग करते हैं, अर्थात जो भी यहाँ पर कार्य होता है, विशेषकर प्रैक्टिकल का पेपर हमारे पास जो है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, और कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विषय है, गणित है और विज्ञान है, तो इन विषयों में व्याख्या और प्रदर्शन दोनों संयुक्त रूप से होते हैं और प्रभावी ढंग से होते हैं। शिक्षण अर्थात शिक्षक शिक्षण में व्याख्यान भी प्रस्तुत करते हैं, इसमें समझौता भी करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं और उत्तर भी प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही छात्र पूर्ण सक्रिय बने रहते हैं। और इसमें और एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है जो काफ़ी ध्यान देने योग्य है, तो वह है सच वह जो सिर चढ़कर बोले। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात व्याख्या प्रदर्शनी विधि सच वह है जो सिर चढ़ के बोले, इस विधि पर आधारित है, क्योंकि यहाँ शिक्षक अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए किसी क्रिया प्रयोग अथवा कौशल का सहारा लेते हैं जो उनकी वास्तविक चरित्र को भी उजागर करता है। अब आते हैं हम कि व्याख्या प्रदर्शनी विधि में उत्तम प्रदर्शन की सावधानी क्या क्या हो सकती है, हम उत्तम प्रदर्शन कब कर पाते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या प्रदर्शनी विधि शिक्षण की एक उत्तम विधि मानी जाती है, जिसमें
किसी विषय वस्तु को छात्र के आधिकारिक अधिगम तक संप्रेषित किया जा सकता है और इसके लिए कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें जो कम्युनिकेशन छात्रों के साथ किया जाता है वह उत्तम ढंग से किया जाता है, उसके लिए कुछ हमें सावधानी बरतनी उचित तरीके से जरूरी हो जाती है। पहला जो सावधानी है वह है उचित व्यवस्था, अर्थात विषय वस्तु की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम क्लासरूम कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं उस अवस्था में हमें क्या करना है, शिक्षण की अवस्था में हमें उचित व्यवस्था के साथ क्लास में प्रवेश करना चाहिए। क्लासरूम में पूर्ण प्रकाश होना चाहिए, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए और हमारे पास जो उपकरण हैं वो भी प्रदर्शन के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, अर्थात जिन जिन उपकरणों का हम प्रयोग कर रहे हैं वह भी हमारे लिए उचित होना चाहिए, हम सही ढंग से उसको भी कर पाएँ। साथ ही शिक्षक को पूर्व तैयारी भी करना जरूरी है। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए तैयार होता है तो उसे पहले से तैयार रखना पड़ता है, पर्याप्त विषय का, पर्याप्त उपकरण का, और उन्हीं के आधार पर वह शिक्षण कार्य सफल ढंग से कर पाता है। अब आते हैं हम प्रयोग प्रदर्शन हेतु पाठ की व्यवस्था। हम किस प्रकार से पाठ की व्यवस्था करें जिसके सहारे अच्छे ढंग से प्रयोग और प्रदर्शन कर पाएँ, बच्चों को पढ़ा पाएँ। तो यह प्रयोग प्रदर्शन की जब बात आती है तो विशेष रूप से विज्ञान, गणित, इतिहास और भूगोल जैसे विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा योजना एवं तैयारी, कि हम किस प्लानिंग ढंग से तैयारी कर रहे हैं जो हमें क्लासरूम टीचिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हो। दूसरी जो हमारी है वह है पाठ का प्रस्तुतिकरण। तीसरे नंबर पर है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण। चौथे में है प्रयोग करना। पांचवें में हमारा है श्यामपट्ट का प्रयोग और अंतिम जो है हमारा प्रतिलेखन एवं निरीक्षण। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं ये सब विशेष रूप से प्रश्न बन सकते हैं कि प्रयोग प्रदर्शन हेतु किन विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है, पाठ की व्यवस्था हेतु किन विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान से याद रखने योग्य हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यूजीसी नेट इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछ सकती है। यह हमारा एक संभावना के तौर पर कहा जा सकता है। अब आते हैं कि पाठ प्रदर्शन में हमारी जो सामान्य त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वो किस प्रकार की है। तो एक योग्य शिक्षक से भी पाठ प्रदर्शन में अर्थात पढ़ाई के क्रम में कुछ छोटी मोटी गलतियां होने की संभावना बनी रहती है। अब क्या क्या गलतियां हो सकती है। पहला है कि आवश्यक उपकरण को तैयार न रखना, अर्थात हमारे लिए जो उपकरण प्रयुक्त हैं उसको हम तैयार नहीं रखते हैं। साथ ही पाठ के उद्देश्यों से संबंधित बातें करने में असफल होना, छात्रों को अपेक्षित ध्यान आकर्षित कर पाने में असफल होना। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षण के कार्य में बच्चों को अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। श्यामपट्ट का उचित प्रयोग न करना, अर्थात ब्लैक बोर्ड का हम सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हमारा टीचिंग की गलतियां हैं। नियमों के महत्व को भी स्पष्ट रूप से न बताना, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनको हम सही ढंग से प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो असंख्य तथ्यों को अतिरिक्त महत्व प्रदान करते हैं, मतलब मुख्य तत्वों को छोड़कर, मुख्य तथ्यों को छोड़कर हम दूसरे तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही साथ बच्चों में सारांश के माध्यम से हम सभी पढ़ाने में असमर्थ होते हैं, उसको सामान्यीकरण भी हम सभी नहीं बताते हैं, और शिक्षक द्वारा कठिन भाषा का प्रयोग करना भी कहीं न कहीं ये गलतियों का भी शिकार है। और समय पर उचित प्रश्न भी करना जरूरी हो जाता है ताकि उनका मूल्यांकन भी किया जा सके कि एक विद्यार्थी अधिगमकर्ता कहाँ तक उस विषय से संबंधित बातों को जान पाया है। कभी कभी यह भी होता है कि शिक्षक द्वारा अति वाचालता यानी कि काफ़ी अधिक बोलना या अल्प बोलने की अवस्था में भी छात्र क्या होते हैं, ऊब जाते हैं और उनसे संबंधित बातों को वो समझ नहीं पाते हैं। और
छात्रों को रिकॉर्ड तैयार करने में समय न देना, जैसे प्रैक्टिकल वाले विषयों पर विशेषकर समय दिया जाता है अर्थात दिया जाना चाहिए जिसमें रिकॉर्ड वो अच्छा से कर पाएँ। अगर हम समय सही ढंग से नहीं देते हैं तो भी हमारा क्या होता है कि उनका कुछ शिक्षण में हमारा गलतियाँ हैं। फिर छात्रों को हतोत्साहित करना है भी हमारा क्या है गलतियाँ, उसे उत्साहित करने को आवश्यक हो जाता है। अब हम आते हैं कि प्रयोग प्रदर्शन के क्या क्या गुण हैं। तो पहला गुण है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है प्रयोग प्रदर्शन। दूसरे गुण है कि जटिल प्रयोगों के प्रदर्शन में उपयोगी होते हैं, कठिन कार्यों में आसानी हो जाता है, यह कम खर्चीला है, समय का बचत भी इसमें होता है और करके सीखने के सिद्धांत पर यह जोर देता है और प्रत्यय का स्तर उपयोगी होता है। अर्थात यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक स्तर पर उपयोगी होता है, यहाँ होना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर प्रयोग प्रदर्शन विधि उपयुक्त होता है। अब इनमें कुछ दोष भी पाए जाती हैं। अगर दोष का बात करें तो दोष में स्वयं करके सीखने के सूत्र की उपेक्षा होती है। ध्यान दीजिएगा कि लाभ में अगर बात करें तो स्वयं करके सीखने के सूत्र की आसानी से हो जाता है, जबकि इसमें क्या होता है आपका उपेक्षा होता है। प्रत्यक्ष अनुभवों का तिलांजलि हो जाता है, शिक्षक केंद्रित विधि है यह, विकास में यह बाधक होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बाधक होता है और व्यक्तित्व विभिन्नता के विपरीत है। अब हम आते हैं जो तीसरी और मुख्य विधि है शिक्षण में शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत, तो वह जो हमारा विधि है वह है हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विधि। यह है शिक्षण विधि में किसी तथ्य, सिद्धांत, संप्रत्यय, प्रयोग, ऐतिहासिक विकास की यात्रा को समझने में क्या करता है, यह मदद करता है। यहाँ किसी भी विषय वस्तु को कहानी के रूप में विभिन्न यात्रा पड़ाव से गुजरा जाता है जो जिससे अंतिम निष्कर्ष पहुँच सके। और प्रभावी शिक्षण में ऐतिहासिक विधि काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। यह शिक्षण की एक प्रभावी और मनोरंजन तरीका है जो छात्रों को सदैव प्रेरित करता है और उच्च कक्षाओं में यद्यपि इसको मात्र कहानी के रूप में नहीं संप्रेषित करते बल्कि ऐतिहासिक बिंदु होती हैं जिनकी व्याख्या केवल इसी विधि के द्वारा संपन्न की जा सकती है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये विषय था पार्ट 1 था शिक्षण विधि की, जिसमें शिक्षक केंद्रित विधि का विस्तृत विवरण है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में मैं आप सबों के लिए नित्य नए नए वीडियो के माध्यम से इस UGC नेट में आप सभी को सफलता दिला सकूं। धन्यवाद।